तीसरी सबसे बड़ी एंड सबसे एडवांस इकोनॉमी, उसके साथ दुनिया का सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री है जापान, जहां पे आपको 90 इयर्स की ओल्ड मैन काम करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी की एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए एक आइडल कंट्री बनाता है। लेकिन ये सब तरक्की एंड डेवलपमेंट के पीछे एक होश उड़ाने वाला राज छुपी है, जिसका पर कोई भी बात करना नहीं चाहता है। I knew it was abnormal, but I didn't want to change. It felt safe here. लेकिन ऐसे डार्क रियलिटी कुछ साल और चले तो पूरा जापान कोलैप्स हो सकता है। 1980 में जापान खुद को अगले सुपर पावर समझ रहा था और वो टाइम बहुत अहम ख्याल ये था कि जापान अगले कुछ साल में अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और पूरी इकोनॉमी को ऐसे कंट्रोल करेगा जैसे अभी चाइना कर रही है। अमेरिका में जापान को लेके पूरी परेशानी पाई जाती थी, जैसे इसका ऊपर कुछ पूरी मूवी बनाया गया था, जैसे डाई हार्ड, राइजिंग सन वगैरह वगैरह, जिसमें दिखाया गया था कैसे जापानीज कॉर्पोरेट पूरे अमेरिका की कॉर्पोरेट को टेक ओवर कर लेगी। और इसी खौफ का सबसे बड़ा वजह था इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कई साल में जापान ने हासिल की थी। उस टाइम जापान की इकोनॉमी सिस्टम और वेस्टर्न इकोनॉमी सिस्टम से काफी अलग थी और काफी स्ट्रॉन्ग भी माना जाता था। जापान की स्टॉक मार्केट पूरा बूम कर रही थी और जापान का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में छाया हुआ था, चाहे वो गाड़ी, मेडिकल सामान व इलेक्ट्रॉनिक एसेट, पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट चल रही थी। उस समय जापान के लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उनको तुरंत जॉब मिल जाए और फिर लाइफ सेट, क्योंकि जापान में सारे जॉब लाइफ टाइम होती है। जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल। वो 1990 तक दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, लेकिन फिर 1991 में जापान में कुछ ऐसे हुआ कि उसका पूरा फ्यूचर बदलने वाला। असल में 1990 से पहले जापान एक बूम इकोनॉमिक एक्सपीरियंस कर रहा था, बाकी जो कि दूसरे कोई भी कंट्री ऐसे एक्सपीरियंस नहीं की थी। रियल एस्टेट ऊपर जा रहा था, स्टॉक पीक में थी एंड बैंक बहुत सारे पैसा छाप रहे थे। जापान की बैंक इतने पैसा छाप रहे थे कि वहां पे लोन लेना इतना आसान था। बैंक ये भी नहीं पूछ रही थी कि आपको लोन क्यों चाहिए। लेकिन एक दिन ये सारे बबल ब्लस्ट हो गए। 1990 से 1991 तक जापान का स्टॉक मार्केट 45% गिर गया था। रियल एस्टेट की प्राइस 50% से भी ज्यादा गिर गया था। लोन लेना इतना आसान हो गया था, लोग वहाँ पे लिटरली इनवर्स कंपनी चला रहे थे। तो कई साल पहले लॉस में चल रहा था, कंपनी में इतना प्रॉफिट देखने नहीं मिल रहा था, बट लोन तो आसान से मिल जाता था, इसीलिए ये कंपनी कभी बंद ही नहीं हुई। जापान की मार्केट इतनी बुरी तरह की कोलैप्स की, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। जापान इकोनॉमिक लायंस से बस मैन ऑफ एशिया बन चुका था। Into a military power, Prime Minister Nobusuke Kishi had lost control of the country, and his undemocratic revision of लेकिन ऐसा ऊंच नीच तो इकोनॉमिक में आता रहता है, लेकिन जापान के साथ ऐसा डिफरेंट क्या हुआ जो कि उसका मार्केट कभी ऊपर नहीं आ सका। इनफैक्ट जापान के साथ कुछ ऐसे हो रहा था जो कि उनका पूरे जनरेशन को इफेक्ट करने वाला था। ये सब कुछ समझने से पहले उनको जापान की जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान का कॉर्पोरेट करियर शुरू होता है सुसुकु काटोशुरु से। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसीजर है जहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है और ये सब को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को सुसुकी पुलिस के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलता है। जापान में अगर आपको कोई भी कंपनी से जॉब मिल गया तो आप फ्यूचर में उसको छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, जापान की कल्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जॉब स्विचिंग वाले को कोई नौकरी नहीं देता है। बस इसमें एक फायदा ये है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाता है। Job security is a Japanese cultural tradition, a belief that workers. इसके दूसरे साइड देखा था आप सारे जिंदगी एक ही कंपनी के साथ गुजरना पड़ेगा और वो कंपनी आपके लिए कोई भी डिसीजन लेगा तो वो आपको मानना पड़ जाएगा। और 1990 में भी सेम हायरिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहा था जापान, जो कि आज तक भी चले आ रहा है। अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सके तो आप ये समझ लेना चाहिए कि आपको कभी जॉब ही नहीं मिलेगा। और ये एक ही ऑप्शन है जापान की यूथ के पास। 1990 क्राइसिस में सारे बड़े कंपनी अपने हायरिंग को फ्रीज कर दी। अगले 13 साल तक ये बंद रही। इस पीरियड को जापानीज एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। जो लोग जापान में 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उनको अगले 13 साल तक कोई भी जॉब नहीं मिली और जब 2004 में ये सारे बड़े कंपनी फिर से हायरिंग स्टार्ट की
वो लोग 30 से 40 साल के हो चुके थे और कोई भी जापानीज कंपनी उन लोगों को हायरिंग नहीं कर रही थी। इसके पीछे वजह ये थी कि जापानीज कंपनी ओनली फ्रेशर को हायरिंग कर रही थी। एक पूरी जनरेशन, तकरीबन 20 मिलियन लोग, जिन्हें लास्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस लास्ट जनरेशन का कुछ लोग को भी लो पेइंग जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और कुछ लोग डिप्रेशन में आके कमरे से कभी बाहर नहीं निकलते हैं, सोसाइटी से बहुत दूर रहते हैं। Manga or comics. Yuto refused all contact with friends and family, sneaking out only in the dead of night to eat. The Japanese call the condition hikikomori. और यहीं से जापान की पूरे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जापान दुनिया के उन चंद कंट्री से है जहाँ की लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है। जापान की 30% पॉपुलेशन 60 साल की ऊपर की, इसीलिए जापान को सुपर एजिंग कंट्री भी कहा जाता है। इतने बड़े पॉपुलेशन होने के कारण वो लास्ट जनरेशन का लोग जिन्हें जॉब करके सेटल होना था वो नहीं हो पाए। वो 20 मिलियन लोग जो कॉर्पोरेट में आने वाले थे वो नहीं आ पाए। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ना पूरी करने के वजह उन लोग इनविजिबल हो गए। इन लोगों का हालत ऐसे होने के वजह सोसाइटी में बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। एक्चुअली इन लोग को जॉब में होना चाहिए था और वो सारे पैसे जो मार्केट में आने वाले थे इनके जॉब में ना होने की वजह वो पैसा कभी मार्केट में नहीं आ पाया। जापान की करंट गवर्नमेंट इन लोगों को लेकर काफी परेशान है क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं इन लोग अपनी पेट में खड़ा हो सके, बट ये सब में जापान की गवर्नमेंट को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। इसके वजह वही है पुरानी जॉब कल्चर जो कि सालों पहले चले आ रहे हैं। Thanks for watching. Please do subscribe and hit the bell icon for upcoming my new video.